नमस्कार दोस्तों। हमने हमारी हिंदी भाषा की जो क्लास चल रही थी, में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? वर्ण विचार। ठीक है। जो हमारा अधूरा था उसी को हम पुनः आगे लेके चलते हैं। हमारा टॉपिक था वर्ण विचार, उसी को पढ़ेंगे हम। वर्ण विचार में हमने क्या पढ़े थे? वर्णमाला पढ़ाई थी। वर्णमाला कितने भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर किसे कहते हैं? हमने ये भी पढ़ा था। स्वर किसे कहते हैं? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास निर्बाध गति से झटके के साथ बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे? अपन स्वर कहेंगे। ठीक है। स्वर कितने होते हैं ये हमने, इस पे हमने बात की। स्वर संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं। संख्या में कितनी, इनकी मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। इनके बारे में भी पढ़ा था। प्रत्येक स्वर का वर्गीकरण हमने पढ़ा था। स्वर प्रत्येक वर्ग के वर्गीकरण किस किस टाइप से, जैसे उत्पत्ति के आधार पर कैसे पढ़ा, जिह्वा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, और अल्प जैसे श्वास के आधार पर, घोष के आधार पर, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, कि इसकी परिभाषा क्या है, व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं समय हमें स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं बोले जा सकते। व्यंजन संख्या में कितने होते हैं, इस पे भी हमने बात की थी। व्यंजन संख्या में 33 होते हैं। ठीक है। प्रत्येक के वर्गीकरण, जैसे मैंने कचटतप आपको वर्गीय ध्वनियाँ कितनी होती है, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं, ताड़नजात कौन सी ध्वनि होती है, अर्ध स्वर कौन से होते हैं, नवविकसित, द्विपृष्ठ ये कौन से होते हैं, प्रकंपित ध्वनि कौन सी होती है, इन पे हमने बात की थी। फिर हमने ये भी देखा था संयुक्ताक्षर होते हैं, वो कैसे बनते हैं, किस तरह से उनके टुकड़े होते हैं। फिर हमने द्वित्व व्यंजन की भी बात की थी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं किस पे? इनके श्वास के आधार पर वर्गीकरण पढ़ रहे थे। इसका दूसरा वर्गीकरण, श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। श्वास के आधार पर दो प्रकार से होगा। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। ठीक है। पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात आती है तो हम क्या तैयार करेंगे अल्प प्राण की? जिन वर्णों या ध्वनियों को बोलने में कम श्वास की आवश्यकता हो। ठीक है। वे वर्ण या वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय कम श्वास की आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहेंगे? अल्प प्राण। और महाप्राण किसे कहेंगे? अल्प प्राण से अधिक समय जिसमें लगता हो वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। ठीक है। परिभाषा क्या हो गई अल्प प्राण की? वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कम श्वास की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाती है? अल्प प्राण। और वे ध्वनियां जिनका अल्प प्राण से अधिक समय लगता है, वे क्या कहलाएगी? आपके महाप्राण। अब हमने वर्गीकरण पढ़ा था व्यंजन का। अब उसी व्यंजन के वर्गीकरण को हम डिवाइड करते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन सी वर्गी वर्ग की ध्वनियां आएगी? जैसे हम याद करें तो प्रत्येक वर्ग की, ठीक है, क च ट त प, ये मैंने आपको वर्ग बताए थे वर्गीय ध्वनियों में, क च ट त प। तो प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी कैसे? क
ख को छोड़ना है, ग, घ को छोड़ना है और अंग्य। ये क्या है? प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी। ये तो जैसे क वर्ग में ये, च वर्ग में च वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी, प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, पांचवी काउंट होगी इसमें। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मैंने आपको क्या क्या बताए थे? य, र, ल, व। ठीक है। और क्या क्या बताया था मैंने इसमें? स्वर, सभी स्वर, सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण। ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया? प्रत्येक वर्ग की दूसरी, चौथी ध्वनि। प्रत्येक वर्ग की दूसरी, चौथी ध्वनि, जिसमें कौन सी हो जाएगी? ख और घ। ठीक है। और ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन कितने कौन कौन से बताए थे? एक तो तालव्यश है, एक मूर्धन्यश है, एक दंतेश है और एक है जिसे काकल्य भी कहते हैं। ठीक है। अब ये बोलना नहीं है आपको कि गांठ वाला श है, षटकोण वाला श है और कौन सा स? ये सपेरे वाला स है। इसको स्किप करके हम क्या याद करेंगे? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंते स और काकल्य ध्वनि भी जिसे कहते हैं है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर कितने प्रकार का हो गया? दो। एक तो अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहेंगे? वे वर्ण या वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय कम श्वास की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण कहेंगे। महाप्राण किसे कहेंगे? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय अल्प प्राण से अधिक समय लगता हो, उसे क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो अल्पप्राण की कैटेगरी में कौन कौन सी आएगी? प्रत्येक वर्ग की। ठीक है। क, च, ट, त, प, ये प्रत्येक वर्ग बताया था मैंने आपको, उसकी पहली, तीसरी, पांचवी और अंतस्थ व्यंजन यरलव। और सभी स्वर किस में आएंगे? आपके अल्प प्राण में। महाप्राण में क्या आएगा? आपके प्रत्येक वर्ग की दूसरी, चौथी ध्वनि, जैसे ख, ग। और सभी ऊष्मीय व्यंजन किस में आ जाएंगे? आपके महाप्राण में। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। घोष, गूंज, टंकण या झंकार के आधार पर। गूंज, घोष, टंकण या झंकार के आधार पर। ठीक है। कितने प्रकार के हो जाएंगे? अघोष, और सघोष। अघोष और सघोष, इसकी परिभाषा हम तैयार करते करते हैं तो क्या हो जाएगी? प्रत्येक वर्ग की वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय गूंज कम हो और वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय गूंज अधिक सुनाई देती हो। ठीक है। क्या हो जाएगी आपके इसकी परिभाषा? कौन कौन सी हो जाएगी? प्रत्येक वर्ग की पहली, दूसरी, क और ख। और प्रत्येक वर्ग की कौन सी हो जाएगी इसमें? सघोष में
तीसरी, चौथी और पांचवी नहीं है। और कौन तीनों से आ जाएंगे, च, त और स। ठीक है, इसमें अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, घोष या गूंज या टंकण या झंकार के आधार पर कितने भाग में है, दो भाग में बांटी जाएगी। एक तो अघोष और एक सघोष। नहीं है गूंज जिसमें अघोष और सघोष का मतलब गूंज सहित। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि किस में जाएगी, अघोष में। और प्रत्येक वर्ग की तीसरी, चौथी, पांचवी कौन से में जाएगी, सघोष में। और तीनों से अघोष है, अंतस्थ व्यंजन यर लवय और है, ये कौन से आपके सघोष। ठीक है, यहाँ तक तो हुई अपने व्यंजन के वर्गीकरण की बात। स्वर का वर्गीकरण हमने पढ़ ही लिया, व्यंजन का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया। अब इसमें कोई क्वेश्चन आपके नहीं बन रहा, इससे ज्यादा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब हम पढ़ते हैं शब्दकोश। शब्द, एक तो कोश ये होता है और एक कोश ये होता है। दोनों में अंतर क्या है, कोश और कोश। ये कोश तो होता है धन संबंधी खजाना, और ये कोश कौन सा है, शब्दों वाला कोश। ठीक है, अब शब्दकोश अगर हम देखते हैं, जैसे इंग्लिश में हम क्या पढ़ते हैं, डिक्शनरी पढ़ते हैं। ठीक है, डिक्शनरी में तो हमें पता चल जाता है, जैसे ABCDEFG, जैसे एफ की स्पेलिंग ढूंढनी हो तो वैसे हम सर्च कर लेते हैं। लेकिन जब हिंदी की डिक्शनरी की बात हो तो वो कैसे पढ़ेंगे, हम हिंदी की डिक्शनरी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे सबसे पहले अपने स्वरों की बात होगी, तो सबसे पहले अनुस्वार वाला आएगा, ये वाला सर्च करेंगे। उसके बाद में ये वाला आएगा, उसके बाद में ये, फिर ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, सबसे पहले अनुस्वार वाला, फिर चंद्र बिंदु वाला, फिर विसर्ग वाला। अगर हमारे सामने चार ऑप्शन होते हैं और शब्दकोश की दृष्टि से उसको अरेंज करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे कि अनुस्वार है या नहीं। फिर हम अनुस्वार नहीं है तो फिर क्या देखेंगे हम, चंद्र बिंदु वाला है नहीं। उसके बाद में विसर्ग वाला, उसके बाद में जैसे सभी स्वर बनते हैं अपने 11 के 11, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको शब्दकोश को देखना है। जैसे अगर बाराखड़ी में हम लिखते हैं तो पहले यूं, ऐसा, कह, कै, का, कु, कु, के, के, कई, को। अब हम करते हैं व्यंजन की बात। कै, कै, ख, है, 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 छ, है, 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 है,
ध ध व व व है ल व। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, शब्दकोश पढ़ेंगे। पहले अनुस्वार वाली ध्वनियाँ, फिर ये चंद्र बिंदु वाली, फिर विसर्ग वाली, उसके बाद में क का की ये सब ढूंढेंगे। और उसके बाद में व्यंजन में सबसे पहले क, फिर ये क्षेत्रज्ञ संयुक्ताक्षर आपको लास्ट में नहीं ढूंढना है। इसका निर्माण, श का निर्माण कैसे बताया मैंने, क धन श से, ठीक है, क धन श से। तो पहले इसका आधा अक्षर कौन सा हो गया, क, और उसके बाद में श। ठीक है, तो ये आपको लास्ट में नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क के पास में। श, क के बाद में श, ख, ग, घ, अंगे, च, छ, ज, ज। ज क्या निर्माण, जैसे ज्ञानी जिसे पढ़ते हैं, और इसका शुद्ध उच्चारण है जय। इसका निर्माण कैसे होता है, जय धन य से। तो इसके बाद में आएगा, पूरे जय के बाद में ट, ठ, ड, ढण, त, ये त्र। क्षत्रज्ञ का संयुक्ताक्षर त्र। त्र का निर्माण कैसे होगा, त धन र से, फिर ध ध। इसका कैसे हुआ, ठीक है, फिर प, फ, भ, भ, म, य, र, ल, व और श, श। ये हो गई आपके वर्ण विचार की कंप्लीट बात। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे नया टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे।